आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। साथियों, जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ही आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता व गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। इसके पीछे हमारी वर्षों की मेहनत है। एक ऐसा कार्य राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता, उसके पीछे भी हमने भरपूर ऊर्जा लगाई। इसके पीछे एक विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को एक शुरुआत के लिए चुना गया। और आज हमारी वो मेहनत परिणाम के रूप में हमारे सामने है।
साथियों, ये बात सही है कि जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कुनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कुनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है। साथियों, दुनिया आज जब प्रकृति और पर्यावरण की ओर देखती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी भारत के लिए एक केवल सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी के विषय ही सिर्फ है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये हमारी सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी आधार है। हम वो लोग हैं जिनका सांस्कृतिक अस्तित्व सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस मंत्र पर टिका हुआ है। अर्थात संसार में पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, जड़, चेतन जो कुछ भी है वो ईश्वर का ही स्वरूप है, हमारा अपना ही विस्तार है। हम वो लोग हैं जो कहते हैं परम परोपकारार्थम यो जीवति सह जीवति, अर्थात खुद के फायदे को ध्यान में रख करके जीना वास्तविक जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन वो जीता है जो परोपकार के लिए जीता है। इसलिए हम जब खुद भोजन करते हैं उसके पहले पशु पक्षियों के लिए अन्न निकालते हैं। हमारे आसपास रहने वाले छोटे से छोटे जीव की भी चिंता करना हमें सिखाया जाता है, बचपन से सिखाया जाता है। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि कहीं अकारण किसी जीव का जीवन चला जाए तो हम अपराध बोध से भर जाते हैं। फिर किसी पूरी जीव जाति का अस्तित्व ही अगर हमारी वजह से मिट जाए, ये हमें कैसे स्वीकार हो सकता है? आप सोचिए, हमारे यहां कितने ही बच्चों को ये पता तक नहीं होता है कि जिस चीता के बारे में सुनकर वो बड़े हो रहे हैं वो उनके देश से पिछली शताब्दी में ही लुप्त हो चुके हैं। आज अफ्रीका के कुछ देशों में और ईरान में चीता पाए जाते हैं, लेकिन भारत का नाम
उस लिस्ट से बहुत पहले हटा दिया गया था। आने वाले वर्षों में बच्चों को इस विडंबना से नहीं गुजरना पड़ेगा। मुझे विश्वास है वो चीता को अपने ही देश में कूनो नेशनल पार्क में दौड़ता देख पाएंगे। चीता के जरिए आज हमारे जंगल और जीवन उसका एक बड़ा शून्य भर रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी कोई विरोधाभासी क्षेत्र नहीं है। पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश की प्रगति भी हो सकती है। ये भारत ने दुनिया को करके दिखाया है। आज एक और हम विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है, तो साथ ही देश के वन क्षेत्रों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। साथियों, 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद से देश में करीब करीब 250 नए संरक्षित क्षेत्र जोड़े गए हैं। हमारे यहां एशियाई शेरों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। आज गुजरात देश में एशियाई शेरों का बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है। इसके पीछे दशकों की मेहनत, रिसर्च बेस्ड पॉलिसीज और जन भागीदारी की बड़ी भूमिका है। मुझे याद है हमने गुजरात में एक संकल्प लिया था, हम जंगली जीवों के लिए सम्मान बढ़ाएंगे और संघर्ष घटाएंगे। आज उस सोच का प्रभाव परिणाम के रूप में हमारे सामने है। देश में भी टाइगर्स की संख्या को दोगुना करने का जो लक्ष्य तय किया गया था, हमने उसे समय से पहले हासिल किया है। असम में एक समय एक सींग वाले गैंडों का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा था, लेकिन आज उनकी भी संख्या में वृद्धि हुई है। हाथियों की संख्या भी पिछले वर्षों में बढ़कर 30,000 से ज्यादा हो गई है। भाई और बहनों, देश में प्रकृति और पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो एक और बड़ा काम हुआ है, वो है वेटलैंड का विस्तार। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों का जीवन और उनकी जरूरतें वेटलैंड इकोलॉजी पर निर्भर करती हैं। आज देश में 75 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के रूप में घोषित किया गया है, जिनमें 26 साइट्स पिछले 4 वर्षों में ही जोड़ी गई हैं। देश के इन प्रयासों का प्रभाव आने वाली सदियों तक दिखेगा और प्रगति के नए पथ प्रशस्त करेगा। साथियों, आज हमें वैश्विक समस्याओं को, समाधानों को और यहां तक कि अपने जीवन को भी होलिस्टिक वे में देखने की जरूरत है। इसलिए आज भारत ने विश्व के ये LIFE, लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट जैसा जीवन मंत्र दिया है। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे प्रयासों के द्वारा भारत दुनिया को एक मंच दे रहा है, एक दृष्टि दे रहा है। इन प्रयासों की सफलता दुनिया की दिशा और भविष्य तय करेगी। इसलिए
आज समय है कि हम ग्लोबल चुनौतियों को दुनिया की नहीं, अपनी व्यक्तिगत चुनौती भी माने। हमारे जीवन में एक छोटा सा बदलाव पूरी पृथ्वी के भविष्य के लिए एक आधार बन सकता है। मुझे विश्वास है भारत के प्रयास और परंपराएं इस दिशा में पूरी मानवता का पथ प्रदर्शन करेगी, बेहतर विश्व के सपने को ताकत देगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस मूल्यवान समय पर, ऐतिहासिक समय पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। Cheetah has finally returned to India after 70 years. The Prime Minister has released 5 female cheetahs and 3 male cheetahs in Madhya Pradesh's Kuno National Park. These pictures from a while ago. He released the cheetahs into the enclosure at the national park. The wildcats will remain at the enclosure, which is 10 kilometers wide, for a month. He's hailed the historic moment but hit out at the UPA government for not repopulating cheetahs since 1952. 8 cheetahs have been brought to India from Namibia on the Prime Minister's 72nd birthday. The big cats travelled over 8,000 kilometers in Boeing 747-400 aircraft and then were taken to the national park on Air Force choppers. पल आप सोचिए 70-75 साल हो गए हमारे देश में. Project Cheetah is going to be a boost to tourism, is what the Prime Minister said, at the same time heading out to the previous government for not doing enough. 8 cheetahs have been released into the wild. The Prime Minister spoke a while ago. Listen in. मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। Colleague Pooja Shali is at Ground Zero getting us the very latest on that story. Pooja, you're lucky to be there with the Kuno National Park right now. I'm sure this is history in the making that you witnessed today. Just get us the mood around you. With these things, there is some amount of apprehension. What are the villagers there really telling you? What's the mood like, given that for months now, these beautiful big cats are going to be tracked by the authorities, are going to be tracked, their movement is going to be monitored. All of that is going to be done. So it's not going to be business as usual for these animals, isn't it? That's right, Sneha. So 2 quick points. Now, the world is watching. This is the first intercontinental translocation of these African cheetahs into India. So the world is watching because it's also a huge risk of an initiative. Crores of rupees have been spent to get these cheetahs and cheetahs back into India, but this time the African cheetahs, because the Asiatic cheetahs are extinct from India, way too small a number, in about 30 to 50 in Iran. That initiative could not come through. But the world is watching, I say, because if this succeeds, if the cheetahs manage to survive and thrive here at the Kuno National Park, have their cubs,
cubs and then generations later on find this as a base, this can become an example that this is a possibility that can be undertaken. And there are already skeptics who have said this was meant for an Asiatic lion, why have you brought the cheetahs in? So there is a lot that perhaps will be on the government, on the wildlife experts, on the Kuno National Park that has been chosen as the home for these cheetahs. Now, second, as you can see behind me, the situation here around the area, the villagers who had to be relocated if they were inside the park, they were relocated in the nearby area. Their livelihood is farming and daily wage jobs. They're not skilled laborers, so they have to go out, get whatever they want. They are absolutely enthusiastic. They believe that one, apart from all the attention that this place has got, Shiopur district of Madhya Pradesh, unknown to many even across India, that perhaps this attention to the Kuno National Park can get them employment, can get this place much more livelihood. They can set up shops here and that can get them some money. So they are banking on what this means as a global international destination. That will only depend if the project survives. Now, the local residents, of course, are not wanting to be in conflict with the cheetah. It will be in the 750 square kilometers Kuno National Park. There is a forested, semi-forested area around it, about 5,000 square kilometer. The cheetahs, once they get stable in the surroundings, they may be allowed in those forested areas as well. They need a space. Sneha, we are talking about 120 kilometers per hour, the fastest living animal on earth. India has taken the responsibility to ensure it thrives, that India becomes a home to the cheetahs. If it succeeds, it is going to be for the history books. And Prime Minister ensuring that 17 September 2022, 70 years later, not just for the local residents, not just for the wildlife experts, but for the world, this could be a big initiative. Over to you. All right, Pooja, I'm going to come back to you for more on that. Continue to be with us. We have some news just coming in. Let's go straight to that. Well, moments after the historic translocation, the Congress has reacted. Jairam Ramesh has called the release of cheetahs by Prime Minister Modi a tamasha. Jairam Ramesh has tweeted, Prime Minister hardly ever acknowledges continuity in governance. Cheetah project going back to my visit to Cape Town in the year 2010. He's specific about the date, 25th of April 2010, is the latest example, he says. The tamasha orchestrated by the Prime Minister today is unwarranted and is yet another diversion from pressing national issues. And Bharat Jodo Yatra is what Jairam Ramesh has said. Essentially, he's saying the Prime Minister and the current political dispensation has failed to acknowledge continuity in governance, saying that this is a process that initially started earlier, way back, even before the BJP came to power. He's talking about his visit to Cape Town in the year 2010. In fact, he's also put out that photograph that you see on your screens right now. This is his visit to Cape Town in the year 2010. Gaurav Bhatia of the BJP is with us. Gaurav Bhatia, your response to what Congress's Jairam Ramesh has said. He's making a point, and please comment on that point that he's making, that continuity in governance is not acknowledged by the current political dispensation. Is that so? Can you hear me? Yes, Mr. Bhatia, go ahead. Nobody takes the Congress seriously now, and the reason is very clear. They like to criticize, condemn every action of the government. And when the nation celebrates, whether it is bringing of the cheetah or historic steps like INS Vikrant's induction, one rank, one pension, GST, Article 370 abrogation, the naysayers are always the Congress party leaders. And I must tell them that at least play a role of a constructive opposition and don't criticize for the sake of criticizing. It doesn't augur well for the Congress, and it also shows you in very poor light. But he's also trying to make a point that this isn't something that just started after the BJP came to power. It was initially initiated, in fact, by the Congress government. So you can't deny that, is what he's saying. To him, I would just like to say it's very easy to dream. It's very easy to have an idea. But to implement it so that it fructifies, that it is seen on ground, is something that requires perseverance, sincerity of implementation, and that is the difference between the BJP and the Congress. Okay, sincerity of implementation.
get things moving is what the BJP has done, is what the BJP says. Mr. Gaurav Bhatia, I'm thanking you for the moment. Now, that is what Jairam Ramesh has said. This is a tamasha orchestrated by the Prime Minister. It's unwarranted. So it's a credit war that we see erupting over the return of the cheetahs. Who's responsible? Whether this was a move by the previous UPA administration, or was it because the NDA government led by the BJP took things into their own hands and got this project moving? But the fact is that 8 cheetahs are back to India. They're not Asiatic cheetahs, they're African cheetahs. And remains to be seen how well they adjust in India. They're at the Kuno National Park. They've just been released for the moment. They're going to be at the 10-kilometer enclosure for a month at least. Their movement is going to be monitored, as is the case with all big cats in India, where a radio collar is used to monitor their movements, given the manner in which they are at risk of survival. The Congress has gone on to say, why this tamasha when we also were putting our weight behind this project? I went to Cape Town in the month of April 2010, is what Jairam Ramesh has said, and we initiated this project. Why not acknowledge continuity in governance? Yes, you did it, but we started it, is what the Congress is saying. There has to be acknowledgement in continuity in governance, is what the Congress has said today. Asking why the efforts of the previous administration is not acknowledged. Prime Minister hardly ever acknowledges continuity in governance.